लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो पाक के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर यहाँ तक कि ये शर्त थी कि अगर वो पैसे नहीं दे पाता तो उसकी दोनों आंखें वो ले लेंगे। अब उसने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन वो जानता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर उसे करना तो पड़ेगा ही किसी भी कीमत पर। और अब इस शर्त के बाद पाक को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। तब तायो चार्लियन को बताता है कि मैंने पहली बार लोन शार्क वालों को देखा है, उन्हें देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पाक तो कुछ ज़्यादा ही जख्मी था, उससे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बोल रहा था पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो चार्लियन कहती है कि ये ज़रूर तुम्हें थैंक्स बोल रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो ये कहता है कि तुम्हें कल आना चाहिए था, कल मुझे इससे ज़्यादा पीटा गया था। ये सुनकर तो तायो गुस्से में उसे वहीं पर धक्का दे देता है। लेकिन इन सब से तो बेचारी चार्लियन परेशान हो रही थी। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो मना करता है कि मुझे मेरे घर लेकर जाओ। फिर जब वो घर पहुंचते तो पाक उनसे पूछता है कि मेरी शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा है कि मुझे पीटा गया हो। ऐसे में चार्लियन कहती है कि तुम्हें दूर से देखकर कोई भी कह देगा कि तुम मार खाकर आए हो। तब पाक उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई मेकअप है, मेरा फेस कवर कर दो। अंदर उसकी बेटी अभी भी उठी हुई थी, तो ये देख के चार्लियन उसके फेस पे थोड़ा सा मेकअप लगा देती है और उसकी चोट को छुपा देती है। तभी तायो वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री दिखता है, तो वो लोग उसकी बेटी को सरप्राइज देने के लिए अंदर जाते हैं। पाक तो सेंटा क्लॉज बनकर जाता है। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर कहती है कि क्रिसमस तो पहले ही जा चुका है ना, तो आप ऐसे क्यों आए हो। वो बताता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। फिर उसे गिफ्ट देता है। वो लोग उसके लिए केक भी लेकर आए थे। तब उसकी बेटी तायो को देखकर कहती है कि अच्छा आप ही वो क्रेजी अंकल हो। फिर अपने कान में लगी मशीन दिखाकर कहती है कि इसके लिए थैंक्स, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। असल में जो पैसे तायो ने पाक को दिए थे, उसमें से उसने अपनी बेटी के लिए यही मशीन खरीदी थी। ये देखकर तो तायो इमोशनल हो जाता है। उन लोगों को देखकर और तायो से मिलकर वो बच्ची बहुत खुश होती है। अब इससे तो तायो को मिसॉन की याद आती है, तो उसे कॉल करता है, पूछता है कि तुम सो गई थी क्या। वो कहती है नहीं, और तुम्हारा काम हो गया। वो बताता है कि हाँ मैं निकलने वाला हूँ। फिर उससे पूछता है कि क्या हमारे काम में कोई फीलिंग्स इमोशन नहीं होता है, जैसे कि प्यार, जस्टिस, कुछ भी। फिर कहता है कि छोड़ो, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। तब वो कहती है कि क्या तुम्हें आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है नहीं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो वो कहती है कि तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो होते ही नहीं है। ये सुनकर तो स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसकी बात समझ गया था। और मिसॉन भी स्माइल कर रही थी। तभी मीहो उसे देख लेती है और कहती है कि तुम अकेले अकेले स्माइल क्यों कर रही हो। तो मिसॉन बात बदलने लग जाती है कि टीवी ऑन करो, हम टीवी देखेंगे। और वहाँ तायो भी बस की टिकट लेने के लिए जाता है, तो देखता है कि काउंटर बंद हो गया था। मतलब कि आज वो वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए पार्क के घर पर ही रुक जाता है। जबकि बाकी जगह सब लोग टीवी देख रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर बस होने वाला था और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर 12 बजते ही सब लोग खुश रहते हैं। अगले दिन मिसॉन ऑफिस जा रही थी, तब तायो उसे देख लेता है, उसके पास जाता है। वो तो कहती है कि तुम्हें घर जाकर अच्छे से रेस्ट करना चाहिए था। वो कहता है नहीं, मैं अच्छे से सो चुका हूँ। और फिर उसे उसके दिए हुए पैसे वापस करता है। अब इससे तो उसे लग रहा था कि शायद जूते नहीं मिले, लेकिन वो कहता है नहीं, जूते मिल गए हैं। कि तभी चार्लियन और मिस्टर पार्क जूते के स्टॉक को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और वो काफी सारे थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 500 जोड़ी जूतों की बात की थी। तो मिसॉन उससे वही पूछती है, पर वो ठीक से नहीं बताता। लेकिन चार्लियन उसे बता देती है कि हम लोग 7000 जोड़ी जूते लेकर आए हैं। ये सुनकर तो मिसॉन चौंक जाती है। तो तायो कहता है कि हम 3 महीने के अंदर ये सबके सब बेच देंगे और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। पर मिसॉन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे बिना बताए ही इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है। इसलिए ऑफिस में आकर भी उस पर गुस्सा करती है कि इतने सारे जूते कौन खरीदेगा। तो वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो भी गुस्से में कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर उसे गुड लक करके चली जाती है। और पार्क भी उनके साथ ऑफिस आ गया था। तब वहाँ पर स्टाफ तो कोई था नहीं, इसलिए बेग से पूछता है कि बाकी लोग कब आएंगे। तब वो बताता है कि यहाँ पर मिसॉन और तायो ही काम करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। इस बीच हम तायो की मॉम को देखते हैं। वो एक जीन्स की फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी, लेकिन उन्हें ठीक से कुछ आ भी नहीं रहा था। कपड़ा काटते हुए कैंची से अपने हाथ में ही कट लगा देती है। अब उसकी ओनर ये देख रही थी, तो फिर बाद में से कहती है कि तुम्हें काम करना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर तुम जल्दी भी आ जाओगी तो बाकी ये मुकाबले उनके हिस्से का आधा काम भी नहीं कर सकती। फिर वो उसे उसके आज के पैसे दे देती है, तो वो उससे बहुत खुश होती है। कि तभी ब्योम वहाँ पर आता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर काम करती हो। तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस बात को हम दोनों के बीच में सीक्रेट रखना पड़ेगा, यानी कि मतलब जो यहाँ पर जॉब करती है उस बात को। और वहाँ दूसरी तरफ चार्लियन मिसॉन को समझाने के लिए ले जाती है। उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, उसने तुम्हें बिना बताए बिना पूछे डिसीजन दिया। लेकिन तुम खुद सोचो ना, उस इंसान ने सब कुछ खो दिया है और तुमने क्या खोया है, कुछ भी नहीं। तो तुम उसके इक्वल खुद को नहीं समझ सकती हो। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जबकि वहाँ ऑफिस में बेचारा तायो परेशान हो रहा था कि वो कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं। फिर अंदर कैबिन में जाता है पार्क से मिलने, तो अब वो यहीं पर सोने वाला था। कहता है कि मुझे तो फैक्ट्री में सोने की आदत है, तो यहाँ मेरे लिए अच्छा ही है। तायो तो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद तायो घर जाने लगता है, तो वो उसे रोकता है। उसे कुछ बोलने वाला होता है पर बोलता है नहीं। फिर तायो बाहर आता है, तो चार्लियन और मिसॉन भी आ गए थे। अब चार्लियन तो निकल जाती है, तो मिसॉन के पास आता है, उससे माफी मांगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैंने फिर वही कर दिया। वो फिर भी चुपचाप थी, गुस्सा लग रही थी। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मैं अपना विश कूपन यूज करने वाला हूँ। उसके हाथ में कुछ लिखता है और कहता है कि मेरी विश है कि मिसॉन मेरी माफी को एक्सेप्ट कर ले
और मुझ पर गुस्सा भी ना करे। ये सुनकर तो वो हंसने लग जाती है कि ये भी क्या ही है। कहती है ठीक है, मैंने माफ़ किया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो वो उसे फिर प्रॉमिस करता है। तब वो पूछती है कि अभी कुछ और बचा है जो मुझे ना पता हो। ये सुनकर तो वो उसे बताने वाला होता है कि मैंने अपनी आंखों के बदले एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन वो एकदम से बोल देती है कि खुद को चोट मत पहुंचाना, मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उसे पाक का ध्यान आता है कि ऑफिस से जाते हुए वो उसे कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया। इसलिए मिसोन को जाने को कहता है और खुद जल्दी से ऑफिस जाता है, पर देखता है कि पाक तो आराम से सो रहा था। अब उसे लगा था कि कहीं वो चला ना गया हो, इसलिए डर गया था। लेकिन जब वहाँ पर चेक करता है तो वो सच में यहाँ से चला गया था। तो तायो फटाफट से बस टर्मिनल जाता है और उसे एक बस टिकट लेते देख लेता है, लेकिन पार्क तो उसे देखकर भाग जाता है। पर फिर भी तायो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ भाग रहे थे। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम कुछ सालों तक वहाँ रहेंगे, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, हम बच के रहेंगे, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारा बिजनेस देखा है, एक लड़की के अलावा तुम्हारे पास कोई स्टाफ नहीं है, तो तुम इतने सारे पैसे कहाँ से दोगे और सिर्फ 3 महीने में उन जूतों को बेचकर 100 मिलियन पैसे कैसे कमाओगे। तो ताया उसकी बेटी के बारे में पूछता है कि फिर उसका क्या होगा। वो कहता है कि मैं उसे अपनी वाइफ के घर भेज दूंगा। तो ताया फिर कहता है कि फिर तुम्हारे बनाए हुए उन जूतों का क्या होगा। तुमने 30 साल उन्हें दिए हैं, अपनी लाइफ दी है, कम से कम तुम्हें उन जूतों को बेचने की कोशिश तो करनी चाहिए। तुमने अभी कोशिश भी नहीं की, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, मैं उन्हें बेचूंगा। वो फिर भी अपनी बात पर अड़ा था कि तुम्हारे जूते कौन लेगा, तुम कैसे बेचोगे। तो फिर अगले दिन तायो की पूरी टीम उन जूतों के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाती है। इसमें वो दिखाते हैं कि उनके जूते कितने ज़्यादा मजबूत और सेफ हैं। तायो उनको पहनकर ऊपर से कांच पर गिरता है, लेकिन उसके पैरों को कोई नुकसान नहीं होता, पर हाथ में चोट लग जाती है। तब मिसॉन उस पर दवाई लगाने लगती है। अब तायो का मेन टारगेट था फॉरेन की कंपनियां, क्योंकि उसका मानना था कि जो अमेरिका और यूरोप है उसमें उनका बिजनेस चल सकता है, उनके जूते सेल हो सकते हैं और अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो ये वीडियो टेप उन्हें भेजता है और होटल वगैरह जाता है जहाँ पर बाहर के लोग बिजनेस के लिए आते थे, ताकि वो उन तक पहुँच पाए। तो फिर रॉयल इन्वेस्ट केमिकल नाम की एक कंपनी उनसे कॉन्टेक्ट करती है और उन्हें एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। तो वो इसके लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, पर मिसॉन तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तब तायो उसे शांत करता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, पर तुम हमारी कंपनी के सबसे अच्छे ट्रेडर हो, इसलिए हम ये कर सकते हैं। इसके बाद मिसॉन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती है। फिर हम नामो को देखते हैं, वो मीहो के स्टोर के बाहर उसका वेट कर रहा था। फिर जब वो आती है तो इस बार मीहो से जाने को नहीं बोलती, बल्कि उसके साथ जाती है और अब उनके बीच में दोस्ती भी हो गई थी। फिर नामो उसे घर छोड़ने जाता है और जब वो लोग घर पहुंचते हैं, बात कर रहे थे कि तभी मीहो अपनी बहन और तायो को आता देख लेती है, तो नामो को लेकर साइड में छुप जाती है। वहीं मिसॉन को तो इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो लोग हमें कॉल करेंगे भी कि नहीं। तायो कहता है कि बिल्कुल करेंगे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो श्योर नहीं थी। तो तायो उसे समझा रहा था, ऐसे में वो स्माइल करने लगती है। तो मीहो उसे देखकर कहने लगती है कि ये स्माइल कर रही है, कहीं ये तायो को पसंद तो नहीं करती ना। और नामो भी तायो को देख नहीं पाता, उसे पता भी नहीं था कि वो यहाँ इनके साथ रह रहा है। उनके निकलने के बाद नामो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, उसने बहुत सारे पेपर क्रेन बनाए थे। फिर कहता है कि एक लास्ट बचा है, तुम इसे बनाओगी, इससे तुम्हारी विश पूरी होगी। तो वो कहती है कि मैं तो एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा लड़का बनने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर तो वो उसकी गालों पर किस कर देती है और वो तो इतना खुश हो जाता है कि उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहां से शर्मा कर भाग जाती है। बस इसके तो लॉटरी लग गई अब। वहीं तायो जब घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। वो कहता है कि कोई स्पेशल बात है, तो अपनी मॉम के हाथ में बहुत सारे बैंडेज लगे हुए देखता है। तो पूछता है ये क्या हुआ। वो कहती है मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई, बस और कुछ नहीं। फिर अगले दिन ऑफिस में वो और मिसोन तो बस कॉल आने का वेट कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्हें उस कंपनी से कॉल आ जाता है। वो बताते हैं कि वो उनके साथ डील करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तायो तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश था, उन्हें परचेज ऑर्डर भी मिल गया था। इन सब के बाद तो पाग भी उसे गुड बाय करके चला जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ऑफिस में अब उनका कंप्यूटर यूज़ करने के बदले बेक उनकी हेल्प करने के लिए मान गया था। इसके बाद अब जूतों को भेजने का टाइम हो गया था। शिपिंग कंपनी से बात हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पर पता चलता है कि उन्होंने जूते भेजने से मना कर दिया है। तायो वहाँ जाता है तो वो बताते हैं कि उनकी कंपनी टाइफून ट्रेडिंग को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और ये किसी और के काम नहीं हो सकते, ये मिस्टर बे ही होगा। वही तायो के पीछे पड़ चुके हैं, पर जूतों को अभी भेजना जरूरी था। अब ऐसे में वो क्या ही करेंगे और इतनी जल्दी तो एक नई शिपिंग कंपनी भी नहीं ढूंढ सकते। तायो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तभी युंजन वहाँ पहुँच जाता है। तो उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये इसके ही काम है और युंजन तो उसके सामने ही उस शिपिंग कंपनी के ओनर को बताता है कि यही वो है जिसने मुझे धोखा दिया था, मेरा सवाल चुरा लिया, मतलब उसने उन्हें झूठ झूठ बोला था और इस वजह से ही उन्होंने तायो की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तब तायो ने समझाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करता है, हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वही जूते से युंजन की गाड़ी का कांच तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तूने फिर ऐसा किया तो अगली बार इस कांच की जगह तेरा सिर होगा। फिर शाम को चारन उसे अपने साथ ड्रिंक पर ले जाती है और कहती है कि अगर वो लोग एक दूसरी कंपनी ढूंढ भी लेते हैं तो युंजन फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। लेकिन तब उसने गलती से पानी समझकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो बहुत नशे में था। कहता है कि मेरे पास एक प्लान है,
मैं जूते को गले में बांध कर नदी में तैरकर अटलांटिक क्रॉस कर लूँगा और फिर वहाँ जाकर उन्हें बेचूँगा। ये बोलते-बोलते वहीं पर सो जाता है। तब चारण उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो देखती है कि पार्क वापस आ गया था। शायद उसे भी शिपिंग की खबर मिल गई थी। फिर इसके बाद वो लोग चारण के ऑफिस जाते हैं, तब वहाँ पर वही गैंगस्टर यानी कि शार्क लोन वालों का बॉस आया हुआ था। उससे भी शिपिंग के बारे में पता चल गया था कि उनका सामान लोड नहीं हो पाया। तो तायो से कहता है कि मेरे पैसों का क्या हुआ? लगता तो नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आँखों से मतलब है। मुझे तुम्हारी आँखें चाहिए बस। 1 महीने के बाद ये मेरी होने वाली है, इसलिए इन्हें सँभाल कर रखना, ठीक है? कि तभी मिसवान भी वहाँ पहुँच जाती है और उसने उसकी बात सुन ली थी। कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे? तो वो उसे वही एग्रीमेंट पेपर दिखाता है जिसमें कि साफ-साफ लिखा था कि इन सब के बदले तायो को अपनी दोनों आँखें देनी पड़ेगी। ये देखकर तो वो चौंक जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मतलब कुछ टाइम पहले तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं छुपाएगा और अब उसे ये पता चल रहा है। इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली आती है। तब तायो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता है, उसे समझाता है, लेकिन वो कहती है कि तुमने क्या मज़ाक समझ रखा है? जब तुम फॉर्म को साइन कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? इस एग्रीमेंट का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तुम एक कंपनी के सीईओ हो, कोई हीरो नहीं। इसमें इमोशन होने का कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारे डैड के बाद तुम भी चले गए तो मैं और हमारी कंपनी एक और सीईओ को नहीं खो सकते। तो मैं तुम जैसे बॉस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कितना ही डरावना और मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम एक ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते जिसे हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। उससे सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया, पर मैं ऐसा ही हूँ, मेरी चॉइस हमेशा ऐसी ही रहेगी। फिर वो उससे वापस चलने के लिए बोलता है। तब रास्ते में वो एक फिश मार्केट देखते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि ये सारी मछली लेकर आया था। ताकि वहाँ पर बहुत सारी बोट्स देखता है। उनसे पूछता है कि क्या ये बोट मेक्सिको तक जाती हैं? तो वो कहता है हाँ, कुछ फिशिंग बोट्स हैं जो कि साउथ अमेरिका, यूरोप और बहुत जगह जा सकती हैं। तो वो उसे ऐसी एक शिप का पता पूछते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उसके कैप्टन से पूछते हैं कि क्या वो उनका सामान यानी कि उनके जूते मेक्सिको तक पहुँचा सकते हैं? लेकिन उनका जवाब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। कि तभी उस कैप्टन के आदमी उनके ऊपर कुछ छिड़कने लग जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।